बीजेपी का रवैया इनके प्रति हम कैसे मान ले कि सॉफ्ट है? किस बिसात पर हम माने कि बीजेपी जो है वो चिराग को फेवर करती है? एक गांव दुरुज का आदमी जो है ना, जो गांव देहात में बैठा हुआ है, उसको भी इस बात का समझ है कि भाजपा क्या ये पॉलिटिक्स है कि नीतीश कुमार को कमजोर करो। चूंकि देखिए नीतीश कुमार एक बहुत डोमिनेंट नेता है, तो उनको स्ट्रेटेजिकली एक तरीके से कमजोर करना था। मोहरा किसे बनाया गया? चिराग पासवान को। ये बिहार में बीजेपी के लिए कौन कौन दो बड़े जो मतलब नुकसान करने वाले दल कह सकते हैं या जो बीजेपी को बैकफुट पर रख सकते हैं, नीतीश कुमार हैं, आज भी हैं, आज भी वो रेलेवेंट हैं, और लोजपा रामविलास। क्योंकि रामविलास का एक अपना तबका है वोटर का, अगर 7% ही पासवान वोटर हैं बिहार में तो वो उन्हीं को वोट करते हैं। कि बीजेपी की अब पूरी जो राजनीति है ना, पूरी पॉलिटिक्स, वो चिराग को साइडलाइन करने की। आप देखिए इनका पूरा राजनीतिक अगर आप पृष्ठभूमि देखिए चिराग पासवान का, तो वो लड़का जो साल 2005 से 10 के बीच मुंबई में सिनेमा इंडस्ट्री में काम कर रहा था, कौन जानता था चिराग को? अगर नरेंद्र मोदी को, अगर भाजपा को चिराग प्रेम होता तो एक बात आप बताइए कि कैसे पशुपति कुमार पारस को वो मंत्री बना देते हैं? पशुपति कुमार पारस अभी भी एनडीए में अलायंस में है, उनका एक एमएलसी भूषण राय वैशाली से जीत गए हैं। हर जगह जहां पे एनडीए के सीट शेयरिंग का बात होता है, एनडीए में हिस्सेदारी की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, तो वहां पर चिराग तो नहीं दिखते हैं, वहां पर तो पशुपति कुमार पारस दिखते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या अब भी अपने आप को मोदी का हनुमान बताएंगे? क्योंकि जो चिराग पासवान के साथ हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। उदीप्त आर्यन हमारे साथ मौजूद हैं। उदीप जी, चिराग पासवान के साथ जो भी घटना घटी है, आवास खाली कराया गया, पिता के जाने के बाद पार्टी टूट गया, चाचा को मंत्रिमंडल मिल गया, भाई को सम्मान मिल रहा है, क्या अब भी चिराग पासवान जो है वो मोदी का हनुमान बताएंगे? बिहार की जनता के मन में ये सवाल जरूर होगा। देखिए, चर्चा की शुरुआत हम एक फेसबुक पोस्ट से करेंगे और काफ़ी व्यंग करने वाला ये पोस्ट है। किसी ने पोस्ट किया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसे कॉपी करके अपने पास रखा है। पोस्ट में लिखा है कि अकाली दल साफ हो गई, पंजाब की अकाली दल जो है वो साफ हो गई। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है वो लगभग डूब चुकी है। झारखंड में जो आजसू है उसके अब मात्र 2 विधायक बचे हैं। बिहार में जदयू का क्या हाल है ये भी सब देख रहे हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। वीआईपी जो है वो लुट चुकी है और लोजपा का चिराग किसी भी वक्त बूझ सकता है। जो लोग भी भाजपा के साथ, और ये तमाम जो मैंने जो नाम रखा, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चाहे वो आजसू हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे वीआईपी हो, जदयू हो या लोजपा हो, कोई भी हो, ये सभी किसके साथ गठबंधन में है? बीजेपी के साथ गठबंधन में है। तो बीजेपी की एक पॉलिटिक्स रहती है क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का। खत्म अगर नहीं कर पाए तो कमजोर कीजिए, और इसके लिए वो अगले 5 साल 10 साल की रणनीति बना कर रखते हैं। आप देखिए कि बिहार के संदर्भ में अगर आप बात कीजिए शशांक, तो बिहार में जदयू जो 2010 में 115 सीट लाई थी, आज वो 43 सीटों पर सिमट गई। नीतीश कुमार को भी ये बात पता है कि इसके पीछे पूरी रणनीति जो है वो भाजपा की है। आम बिहारी, हम तो पत्रकार हैं, चूंकि लगातार राजनीतिक खबरों करते रहते हैं, अखबार देखते रहते हैं, खबरों से रूबरू रहते हैं, लेकिन एक गांव दुरुज का आदमी जो है ना, जो गांव देहात में बैठा हुआ है, उसको भी इस बात का समझ है कि भाजपा क्या ये पॉलिटिक्स है कि नीतीश कुमार को कमजोर करो। चूंकि देखिए नीतीश कुमार एक बहुत डोमिनेंट नेता है, शुरू से उनकी पूरी राजनीति जो है वो दब कर या प्रेशर में पॉलिटिक्स कर ही नहीं पाते हैं। वो नेता है जो 2014 के चुनाव परिणाम के बाद फाइल फेंके थे और रिजाइन कर दिए थे, मांझी जी को बैठा दिए थे गद्दी पर। तो उनको स्ट्रैटेजिकली एक तरीके से कमजोर करना था। मोहरा किसे बनाया गया? चिराग पासवान को। अब देखिए यहां पर एक और संदर्भ मुझे याद आ रहा है। यूपी के राजनीति में आज से 20-25 साल पहले जो राजनीति यूपी में चल रही थी, यूपी में ही नहीं पूरे देश में समाजवादी धारा की राजनीति थी, उस समय बहुत हावी थी, मंडल कमंडल की लड़ाई चल रही थी। उस समय मायावती और मुलायम एक ना हो जाए, इसलिए बीजेपी ने क्या किया कि मायावती को अपने साथ मिलाया, और जब दोनों की सरकार बनी यूपी में, उसके बाद गेस्ट हाउस कांड होता है वहां पर, और उसके बाद मायावती को भी गठबंधन से बाहर करके बीजेपी अकेले सत्तारूढ़ दल बन जाती है, सत्ता पर आ जाती है। तो कहने का मतलब कि बीजेपी के सामने 2 कांटे थे, मायावती और मुलायम। तो पहले मायावती से उन्होंने मुलायम को साइड करवा दिया और फिर मायावती को उन्होंने निकालकर फेंक दिया। यही बीजेपी की राजनीति रहती है। अब देखिए बिहार में बीजेपी के लिए कौन कौन 2 बड़े जो मतलब नुकसान करने वाले दल कह सकते हैं या जो बीजेपी को बैकफुट पर रख सकते हैं, नीतीश कुमार हैं, आज भी हैं, आज भी वो रेलेवेंट हैं, और लोजपा रामविलास।
क्योंकि रामविलास का एक अपना तबका है वोटर का। अगर 7% ही पासवान वोटर हैं बिहार में तो वो उन्हीं को वोट करते हैं। तो पहले चिराग पासवान के मार्फत इन्होंने जेडीयू को जो जितना नुकसान कर सकते थे कर दिया 2020 के विधानसभा में, और अब ये चिराग पासवान को साइडलाइन करने में लगे हुए हैं। इस बात को चिराग पासवान समझे या ना समझे, लेकिन हकीकत यही है, जमीनी हकीकत यही है कि बीजेपी की अब पूरी जो राजनीति है ना, पूरी पॉलिटिक्स, वो चिराग को साइडलाइन करने की। आप देखिए इनका पूरा राजनीतिक अगर आप पृष्ठभूमि देखिए चिराग पासवान का, तो वो लड़का जो साल 2005 से 10 के बीच मुंबई में सिनेमा इंडस्ट्री में काम कर रहा था, कौन जानता था चिराग को? इनकी एक फिल्म आई थी कंगना रनावत के साथ, उस समय हम इन्हें बतौर एक्टर भी नहीं जानते थे, क्योंकि इनका फिल्म कोई बहुत सक्सेसफुल फिल्म नहीं था। 2014 में पहली बार चिराग पासवान को बिहार ने जाना। एनडीए के साथ जाना है या नहीं जाना है, यह फैसला चिराग पासवान का लिया हुआ है, रामविलास पासवान का नहीं था। कि और देखिए रामविलास पासवान आखिर कैसे जाते नरेंद्र मोदी के साथ? यही रामविलास पासवान है जिन्होंने 2002 गोधरा के बाद अपने मंत्री पद से केंद्र में इस्तीफा दे दिया था। जब गोधरा कांड हुआ था तो रामविलास पासवान ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय ये बीजेपी में वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में मिनिस्टर हुआ करते थे। वो रामविलास को कैसे इस बात को मंजूर करते, कैसे इस बात को हजम करते और कैसे अपने वोटर के बीच जाते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर। लेकिन उस समय इन्हें चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, हमें अभी एनडीए के साथ जाना है। चूंकि जो एक वेव था बीजेपी का, वो शायद भाप गए थे युवा चिराग पासवान। 19 में फिर ये लोग साथ रहे, मंत्री बने, और अक्टूबर 2020 में इनके पिता का निधन हुआ था। अब तारीख मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन माह याद है अक्टूबर महीने में हुआ था। ट्वीट आया था चिराग पासवान को कि पिताजी अब नहीं रहे, इस तरह करके। तो आप समझिए कि पिता का निधन होता है। ठीक है, पिता के निधन के पहले इन्हें, जैसा ये खुद बताते हैं कि नरेंद्र मोदी काफ़ी केयर करते हैं, चिट्ठी निकला था पीएमओ से, याद किया गया रामविलास पासवान को, जब वो वेंटिलेटर पर जाने वाले थे तभी पीएम ने उनसे बात किया, सभी बात ठीक है। लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है उसे अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें शशांक, पार्टी सबसे पहले क्या हुआ, ये पिता के निधन के बाद, रामविलास पासवान जी के निधन के बाद चिराग अकेले पड़े और इन्होंने ये फैसला किया कि अब ये एनडीए गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ये फैसला इनका था या ये फैसला दिल्ली में बंद कमरों में तय किया गया, ये किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता कि ये अमित शाह के डायरेक्शन पे ये काम किया गया कि चिराग पासवान ने खुद ऐसा फैसला लिया। क्योंकि उस समय जो मेजर चंक था वो यही था कि किस तरह बिहार में जेडीयू को कमजोर किया जाए, और ये हुआ भी। दिनारा में राजेंद्र सिंह लोजपा से लड़कर हरा दिया और विजय मंडल वहां पर जीते। उषा विद्यार्थी का आप सीट देख लीजिए, ससाराम से आप रमेश्वर चौरसिया को देखिए। बिहार में करीब 3 दर्जन सीट ऐसी रही जहां पर जेडीयू को सीधा नुकसान चिराग पासवान ने कर दिया। जितने राजपूत भूमियार वोटर थे बीजेपी के, जहां जहां जदयू के प्रत्याशी थे और वहां पे सामने अगर लोजपा का प्रत्याशी था, वो सभी लोग लोजपा में वोट दिए। पूरा बिहार ये बात जानता है, सर्वमान्य है। उसके बाद पिछले साल 2021 में जून जुलाई में इनकी पार्टी टूटती है। पार्टी टूटी, इनके चाचा जो हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने 5 सांसदों को लेकर अलग हो गए। वो कुल 6 सांसद हैं, खुद को लेकर मतलब 4 सांसद को लेकर, चंदन सिंह, बीना देवी, जितनी सांसद हैं सभी को लेकर अलग हो गए। उसके बाद चिराग पासवान को इतना झुकना पड़ा। मुझे याद है 15 जून 2021 को चिराग पासवान की तरफ से यह भी संदेश आया था कि चाचा को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को तैयार हूं, बस वो हमसे एक बार बात कर ले। आपको याद होगा वो प्रकरण जब काले कलर के फॉर्च्यूनर से चिराग पहुंचे थे पशुपति कुमार पारस के आवास पर कि एक बार आप मुलाकात कर लीजिए, लेकिन पारस उनसे नहीं मिलते हैं। ये सभी चीज हम देखें। और उसके बाद देखिए बीजेपी का रवैया इनके प्रति हम कैसे मान ले कि सॉफ्ट है। किस बिसात पर हम माने कि बीजेपी जो है वो चिराग को फेवर करती है। ठीक है, पद्म सम्मान दिया गया रामविलास पासवान को, वो बात हम मानते हैं, लेकिन 12 जनपद खाली कराना, देखिए देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई और 12 जनपद, भाई वो 1989 से वो बंगला इनको मिला हुआ था। 33 साल पासवान परिवार उस 12 जनपद में रहा है। और देश में इसके थोड़े है कि कोई पहली बार नेता का निधन हो गया है और आवास खाली करवाया गया। चौधरी चरण सिंह मंत्री पद से हटने के बाद 22 साल तक वो रहे अपने आवास पे। LK आडवाणी रहे, वाजपेयी जी रहे हैं। लंबी फेहरिस्त है, लंबा लिस्ट है ऐसे नेताओं का जो मंत्री पद में रहे, मतलब हटने के बाद भी उनके जो बच्चे हैं वो रहे हैं उस आवास में। चिराग पासवान के साथ चिराग पासवान ने तो खुलासा भी किया कि एक बड़े मंत्री से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कोई आवास खाली नहीं करना है। और उससे भी बड़ा कि अगर नरेंद्र मोदी को, अगर भाजपा को चिराग प्रेम होता तो एक बात आप बताइए कि कैसे पशुपति कुमार पारस को वो मंत्री बना देते हैं। पशुपति कुमार पारस अभी भी एनडीए में अलायंस में है। उनका एक MLC भूषण राय वैशाली से जीत गए हैं।
हर जगह जहां पे एनडीए के सीट शेयरिंग का बात होता है, एनडीए में हिस्सेदारी की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, तो वहां पर चिराग तो नहीं दिखते हैं। वहां पर तो पशुपति कुमार पारस दिखते हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिखती है, वहां कहाँ चिराग पासवान दिखते हैं। चिराग अपने आप को कितना भी हनुमान कहें, कितना भी कुछ कहें, लेकिन बीजेपी बार बार यही मैसेज दे रही है ना कि जो हमारे एकदम अंडर रहेगा हम उसी के साथ हैं, जो हमारा गुलामी एक्सेप्ट करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। और देखिए, चिराग युवा नेता है, चिराग बोलते अच्छा है, इस बात को तो मैंने तो कई दफ़ा उनका इंटरव्यू किया है, वाकपटुता है उनमें, बोलते अच्छा है। बिहार को लेकर उनकी समझ भी ठीक ठाक अब हो गई है, क्योंकि लंबे समय वो बिहार से बाहर रहे हैं, तेजस्वी भी बाहर रहे हैं, तो तेजस्वी में अभी भी वो सेंस नहीं आ पाया है जो चिराग में है बिहार को लेकर। शराब, जहरीली शराब से जितनी जगह मौत हुई सभी जगह चिराग पहुंच रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि संघर्ष का रास्ता हम चुने हैं। ठीक है, आप संघर्ष का रास्ता चुने। देखिए, अभी याद होगा आपको, जिस दिन जो सतीश कुमार, जो नीतीश कुमार के पुराने अलायंस में रहे हैं, अस्थामा से विधायक रहे हैं 93-94 में, जिन्होंने कुर्मी चेतना मंच रैली भी करवाया था, जिस दिन वो पार्टी ज्वाइन किए, शशांक आप भी वहीं पर थे, आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उस आवास से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। उसी आवास में पिताजी ने बैठकर, मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बैठकर, मंडल आयोग की सिफारिश कैसे की जाए उसकी पूरी रणनीति उसी आवास में बनती थी। अब आप हमको बताइए कि मंडल आयोग जो है, चाहे मंडल रिजर्वेशन जो है, उसी के खिलाफ ना बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स है। मंडल आयोग जब आया उसके बाद ही ना कमंडल का एक नया राग अलापा गया देश में, राम मंदिर बनेगा, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन 6 दिसंबर 1992 को, सब तभी घटना, ये सब घटा उस समय। तो आप बताइए कि जिस मंडल आयोग के खिलाफ, जिस रिजर्वेशन के खिलाफ बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है, जिस मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी उनकी राजनीतिक धुरी जो है, उसके खिलाफ रामविलास पासवान ने जीवन भर काम किया। आपको लगता है कि बीजेपी जो है, कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में तो ये बात होगा। और देखिए, बीजेपी के पास जो थिंक टैंक है वो बहुत बड़ा है। बीजेपी के पास ऐसे दर्जनों, कोई पद पर वो लोग नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन उनके पास ऐसे दर्जनों, 50 सैकड़ों लोग हैं जिनका दिन भर बस यही काम है कि मंथन करते रहना है, उनको सोचते रहना है। समझिए, आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में आज चिराग की क्या स्थिति है? सिर्फ वो सांसद रह गए हैं। उनकी पूरी पार्टी में ना एक एमएलसी है, ना एक विधायक है, मुखिया है, कोई है उनके पार्टी में। सिर्फ अब तो मतलब निर्दलीय वाली स्थिति हो गई है। सिर्फ चिराग पासवान एक सांसद हैं, और 24 में वो एनडीए में रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्या भविष्य होगा उनका, राजनीतिक भविष्य किसी को नहीं पता। अच्छा, एक सवाल है, चिराग पासवान लगातार, जब यहाँ पर आवास खाली कराने की बात कही गई थी, चिराग पासवान जदयू पर हमलावर थे, भाजपा के एक मंत्री का नाम ले रहे थे, लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। क्या लगता है कि चिराग पासवान का ये जो एक मतलब एक तरीके से पॉजिटिव एंगल दिखा रहे हैं भाजपा के प्रति, लगातार भाजपा के प्रति, एक बात हमें समझना होगा कि ठीक है, आप तो अपना लॉयल्टी जो है भाजपा के प्रति, जो अपना हनुमान कहते हैं भाई, तो हनुमान को हम क्यों याद करते हैं? हनुमान को हम इसीलिए याद करते हैं, या उनकी पूजा इसीलिए होती है कि हम में भी वो गुण है। हनुमान से बड़ा भक्त इस धरती पे कोई नहीं हुआ। जितना हनुमान ने राम के लिए किया, तो राम ने भी हनुमान के लिए किया है। ऐसा नहीं है कि हनुमान ने ही सिर्फ राम के लिए किया, राम ने हनुमान को एकदम वनवास भेज दिया कि अब जाओ तुम, मेरा काम निकल गया, अब तुम जा सकते हो। ऐसा तो नहीं हुआ था, राम ने भी तो हनुमान के लिए किया। अरे भाई, आप इसी से समझ सकते हैं कि आज भी हमारे घरों में जो मूर्तियां होती हैं, या जो तैल चित्र फोटो होता है, भरत शत्रुघ्न दिखे ना दिखे, लक्ष्मण दिखे ना दिखे, हनुमान जी जरूर दिखते हैं, बजरंग बली दिखते हैं। तो वो स्थान दिया गया है हमारे हिंदू समाज में हनुमान के लिए। और आप बताइए कि ठीक है, बीजेपी के प्रति लॉयल्टी चिराग दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं कि हम बहुत लॉयल हैं, लेकिन चिराग को ये बात भी समझना चाहिए कि आप हमेशा नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं। भाई सही है, राज्य के मुखिया वो हैं, तो ताली जब उनको तो गाली भी उन्हीं को, सही है ये बात। लेकिन स्वास्थ्य पर आप जो बार बार सवाल उठा रहे थे कोविड के समय में, स्वास्थ्य मंत्रालय जब से सरकार बनी है 2005 से, चंद्रमोहन रॉय से लेकर अश्विनी चौबे से लेकर और मंगल पांडे तक, स्वास्थ्य महकमा जो है वो भाजपा के पास रहा है। जैसे सड़क और परिवहन विभाग जो है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, भाजपा के पास रहा है। तो जब सड़क बनाने का क्रेडिट बीजेपी लेती है खुद पर, तो स्वास्थ्य का जो बदहाल और लचर व्यवस्था है उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहती है बीजेपी? वो नीतीश कुमार पे क्यों फोड़ती है? और ये सवाल चिराग को उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए चिराग जो है वो करीब, मुझे याद है 2-2.5 सालों से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो जब आप बिहार की बात करते हैं, टोटलिटी में बात करते हैं, तो उसमें फिर आपको जदयू और भाजपा से ऊपर उठना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, तो मुख्य विपक्षी दल का यही काम है कि एक को बचाना और दूसरे को फंसाना नहीं।
जिस विभाग की समस्या है उस विभाग के मंत्री को आप बोलिए, ये सवाल उठाइए मीडिया के माध्यम से। हम कई बार पहुंचते हैं तो एक ही बात हमलावर रहते हैं नीतीश कुमार के ऊपर। ठीक है, नीतीश कुमार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है चूंकि वो सबसे बड़े संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उनके साथ जो और लोग हैं, अब जैसे कि अब जो शराब को लेकर है, मद्य निषेध विभाग का है, मंत्री का नाम कई लोगों को नहीं पता होगा, जिनको ये काम दिया गया उन्हीं को मंत्री का नाम कई लोगों को नहीं पता होगा। ये स्थिति है बिहार में। तो कितना भी देखिए मौजूदा अब ये कोई नहीं जानता है कि चिराग का क्या डील है बीजेपी से, क्या बीजेपी ने उन्हें सपना दिखाया है 24 को लेकर, या 25 विधानसभा के बाद क्या उनको कुछ बहुत बड़ा दे दे बीजेपी, ये कोई नहीं जानता है, भविष्य के गर्भ में है। अगर इतना भी बड़ा कुछ दे दे तो आवास खाली कराने के बाद एक शब्द भी चिराग जो हैं वो भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते हैं। लगातार यही कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं। उस समय भी कह रहे थे, जब आपको याद होगा कि यहीं पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, और लोजपा लगातार ये बात कह रही थी कि दिल्ली से खबर आएगी, दिल्ली से खबर आई भी, नरेंद्र मोदी ने खबर भी, चिट्ठी भी भेजा था। लेकिन अब आवास भी खाली कराया गया, तस्वीरें जिस तरह से चिराग पासवान कह रहे थे कि तस्वीरें फेंक दी गई है, अधिकारी रौंद के जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। भाजपा के खिलाफ देखिए, अभी राजनीतिक परिपक्वता उतनी चिराग में नहीं है जो रामविलास के पास थी। समझिएगा, रामविलास वो शख्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को लोकसभा में हड़का दिया था। आपको पता है, फरियाने का कि कनॉट प्लेस पर आकर हमसे फरिया लीजिएगा आप। बाद में इंदिरा गांधी को अनौपचारिक तरीके से जाके उनसे मिलना पड़ा था। वो नेता था रामविलास पासवान, जो आज से 50-60 साल पहले 1962-63 में डीएसपी बन गया, पद से रिजाइन कर दिया। 1969 में पहली बार वो चुनाव जीत गए, क्योंकि उस आदमी का विजन बहुत दूर का था। उतनी राजनीतिक परिपक्वता अभी चिराग में नहीं है। ठीक है, चिराग अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और अच्छी पॉलिटिक्स भी हम कैसे माने, पार्टी टूट गई, जिनके सब सांसद चले गए, आज कमजोर स्थिति में है। ठीक है, संघर्ष का रास्ता अपनाए हैं, हो सकता है कि संघर्ष का इन्हें फल विकल्प मिले, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है। क्योंकि इनके साथ देखिए, बिहार में सबसे बड़ा एडवांटेज जो चिराग पासवान के साथ है वो यही है कि यहाँ का जो पासवान वोटर है, जिन्हें हम दुसाध कहते हैं, वो एकदम इंटैक्ट 100% इनके साथ हैं। वो पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं जाएंगे। और बीजेपी अगर इस बात को नहीं समझती है तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जा सकता है। अभी देखिए ना, बोचहा का चुनाव बहुत कुछ क्लियर कर देगा। बोचहा के चुनाव में पासवान वोटर किधर गए हैं ये हम लोग को 16 अप्रैल को पता लग जाएगा। उसके बाद फिर चर्चा पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन कितना भी ये हनुमान खुद को कहें, बीजेपी इनको हो सकता है हनुमान मानती भी हो, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। इस बात को एकदम स्पष्ट इनडायरेक्टली हनुमान मानती। तो चलिए, बीजेपी जो है इनडायरेक्टली हनुमान मानती है चिराग पासवान को, लेकिन दिखाती नहीं है कि चिराग पासवान बीजेपी के हनुमान है, नरेंद्र मोदी के हनुमान है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।